A very good morning to all my dear friends. मैं हूं प्रशांत मावानी. आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. आज 3 नवंबर 2021 है. दिन है वेंसडे. दिन की शुरुआत करते हैं एक चमत्कार के साथ. चमत्कार के साथ जुड़ा हुआ एक कोट है. मिरेकल्स यानी कि चमत्कार. मिरेकल्स हैपन एवरी डे. Change your perception of what a miracle is and you will see them all around you. जॉन बॉन जोवी. इस कोट का ट्रांसलेशन ये है कि चमत्कार तो हर रोज हमारे जीवन में होते हैं. अगर हम चमत्कार को लेकर हमारा दृष्टिकोण बदलें तो चमत्कार हर जगह पर हमारे सामने होते ही रहते हैं. हम जिंदा हैं, हम सांस ले रहे हैं, एवरीथिंग इज फाइन. सिर्फ हम नहीं, लेकिन हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे लव्ड वंस जो हैं वो भी आज जिंदा हैं. दैट इज़ ऑल्सो ए बिग चमत्कार. क्योंकि लगभग इस पृथ्वी के ऊपर हर रोज़ 13 लाख लोग ऐसे हैं, 13 लाख लोग ऐसे हैं जो सुबह उठ नहीं पाते. दे आर गॉन फ्रॉम द फेस ऑफ दिस अर्थ. एक दिन ऐसा भी आएगा कि वी विल बी पार्ट ऑफ दिस स्टेटिस्टिक एज वेल. लेकिन जब तक नहीं है, दैट itself is a miracle, isn't it? Because we don't know when we are going to say goodbye to this earth. अगर इसी चीज को हम समझ लें कि लाइफ कैन एंड एनी टाइम, तो सारी चीजें जो हमारे जीवन में हो रही है दैट इज ए मिरेकल. एक चमत्कार ही है. डियर फ्रेंड्स, आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 4 इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स. प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें. अब आप इतने यूज टू मत हो जाना इस चीज़ को सुनने के लिए, मीन्स सुनने में, कि फिर आप इसको सिर्फ सुने और शेयर ना करें. आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू शेयर दिस लेक्चर राइट नाउ. जो भी प्लेटफॉर्म है, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आज इसको शेयर दिस लेक्चर विद समवन हु इज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम. लेट्स ट्राई दिस. और फिर उनका फीडबैक भी लीजिएगा. डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिजाइन किया है. स्मार्ट कोर्स के बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं, सब्जेक्ट्स, डेमो वीडियोस, प्राइस, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारी वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी. तो आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, और ये तस्वीर है COP26 की. कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मीटिंग नंबर 26. ये 26th कॉन्फ्रेंस इसको कहते हैं, COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 26. नाउ ग्लासगो में ये मीटिंग हुई. इट्स अबाउट क्लाइमेट चेंज. आई एम श्योर रेगुलर स्टूडेंट्स हैं या फिर आपने अभी अभी इस सीरीज़ को फॉलो करना स्टार्ट किया है, थोड़ी बहुत तो आपको चीज़ें पता होगी कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है. वी नीड टू कट डाउन ऑन एमिशन. कोयले से जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं तो उसको कम करके रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ जाना. ये सारी बेसिक चीज़ें तो हमें पता ही हैं, राइट? हमने सुना है, पढ़ा है, ये सारी चीज़ें हैं. एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं पहले एक्सप्लेन करना चाहूँगा यहाँ पर, दैट इज़ नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, NDCs. जब पेरिस एग्रीमेंट की मीटिंग हुई, या फिर पेरिस एग्रीमेंट में ये चीज़ है, पेरिस एग्रीमेंट में यह तय किया गया कि हर एक देश जो है वो खुद नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, ये खुद अपने टारगेट सेट करें, और फिर ये टारगेट्स पे वो कहाँ कहाँ पहुँचे हैं उसका रिव्यू लिया जाएगा, और कब तक वो वहाँ पर पहुँच जाएंगे, क्या उन्होंने टारगेट्स अचीव किए, नहीं किए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनको दुनिया के सामने रखनी पड़ेगी, ताकि हर एक देश जो है वो अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से तय करे कि उनको ये कार्बन एमिशन में और ग्रीन वर्ल्ड जो हमें बनाना है तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं. तो ये चीज़ जो है, ये एक स्वतंत्रता पेरिस एग्रीमेंट के तहत दी गई थी, जो एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, NDC वाला कॉन्सेप्ट. अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने COP26 मीटिंग को एड्रेस किया है, और यहाँ पर कुछ बड़े बड़े पॉइंट्स दुनिया के सामने रखे हैं, और जो ये पॉइंट्स जो हैं वो हम समझ लेते हैं. भारत ने यह कहा कि इंडिया विल कमिट टू एम्बिशियस enhanced climate targets and cuts in carbon emissions in its nationally determined contribution. फॉसिल फ्यूल एनर्जी से जो हम एनर्जी पैदा कर रहे हैं, अब हम धीरे धीरे नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी यानी कि
रीन्यूएबल सोर्सेज, इसमें सबसे ज़्यादा नॉन फॉसिल भी टेक्निकली अगर देखें तो ऐसा नहीं है कि रीन्यूएबल ही है, लेकिन ज़्यादातर अब हम रीन्यूएबल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो इंक्रीज नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी टू 500 गीगावाट। ये सारी चीज़ें हम कब करने वाले हैं? 2030 तक। 2030 तक 500 गीगावाट एनर्जी जो है वो हम नॉन फॉसिल फ्यूल से पैदा करेंगे। 50% हमारी जो एनर्जी है वो हम रिन्यूएबल सोर्सेज से पैदा करेंगे। एमिशन जो है उसको 1 बिलियन टन तक कम करेंगे एंड ब्रिंग डाउन द इकोनॉमीज कार्बन इंटेंसिटी बिलो 45%। तो ये कुछ बड़े बड़े पॉइंट्स भारत ने दुनिया के सामने रखे हैं। अभी जहां पर हम खड़े हैं, मुझे लगता है कि it won't be that difficult for country like India to achieve these targets. अब बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स भी पढ़ेंगे जिसमें आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये बहुत ही बड़े बड़े पॉइंट्स दुनिया के सामने रख दिए, ये चीज़ अचीव करना पॉसिबल नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे भी ऐसा ही लगता था कि भारत की वो कैपेसिटी नहीं है। हम बड़ी बातें कर सकते हैं, हम पेपर के ऊपर सारी चीज़ें प्लान कर सकते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकलिटी की बात आती है तो वी डोंट हैव दैट मेटल इनसाइड अस। लेकिन जब मैं कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव को देखता हूं, आज का लेटेस्ट आंकड़ा जो है वो कुछ है 107 करोड़ डोजेस हमारे देश में टोटल दिए गए। 107 करोड़। वी आर ए डेवलपिंग कंट्री। दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब लोग अगर किसी देश में रहते हैं तो वो देश हमारा भारत है। कितना बड़ा देश, कितनी अलग अलग टेरेन, और ये सारे अलग अलग इश्यूज और प्रॉब्लम्स और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी, अलग अलग विचारधारा, ये वो सारी चीज़ें। देन एज वेल 107 करोड़ इज़ ए बिग 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 नंबर। और ये अगर हमने अचीव कर लिया है इतने कम समय में, तो इससे पता चलता है कि ये सारे टारगेट्स भी हम अचीव कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने दिया वो ये था, नेट ज़ीरो। नेट ज़ीरो भी समझ लेते हैं क्विकली कि जितना आप कार्बन एमिट करते हैं उतना ही आप उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। या तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप उसको एब्जॉर्ब करेंगे, या फिर आपके फॉरेस्ट इतने ज़्यादा होंगे या फिर इतने बड़े होंगे कि जितना आपका देश ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट कर रहा है उतना ही वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो एमिशन जो है, एडिशन और माइनस आप करें तो पता चलता है कि 10 किलो आपने एमिट किया और 10 किलो एब्जॉर्ब हो गया, तो दैट इज नेट ज़ीरो। भारत नेट ज़ीरो को लेकर भारत ने कोई टारगेट नहीं दिया था, भारत ने कोई फिक्स ईयर नहीं दिया था कि हम इस साल तक, इस समय तक हम नेट ज़ीरो को अचीव करेंगे। लेकिन यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने COP26 में ये कहा कि नेट ज़ीरो एमिशन जो है भारत 2070 तक अचीव करेगा। चाइना ने कुछ 2060 का टारगेट रखा है, और दुनिया के जो डेवलप्ड देश हैं उन्होंने 2050 का आंकड़ा रखा है। ये कुछ आंकड़े हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। 2070, 2060, 2050। आपको इतना पता होना चाहिए कि लगभग आज से 25-30 सालों के बाद, कई देश 40 सालों के बाद, और भारत जैसा देश जो है वो आज से 50 साल के बाद नेट ज़ीरो एमिशन को अचीव करेगा। G20 की जो समिट हुई थी, कहाँ पर हुई थी ये? रोम, इटली में। तो G20 की समिट में पीयूष गोयल साहब ने यह कहा कि इंडिया कुड नॉट आइडेंटिफाई अ ईयर फॉर एंडिंग नेट कार्बन एमिशंस अनलेस द डेवलप्ड वर्ल्ड कमिटेड टू फंडिंग इंडियाज एनर्जी ट्रांजिशन एंड एनेबल्ड क्लीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स ऑन ए मच हायर स्केल। अभी 2-3 दिन पहले ही जो G20 की समिट हुई, उस समिट में पीयूष गोयल साहब ने यह बताया कि भारत कोई भी ऐसा फिक्स ईयर जो है वो तब तक नहीं बता सकता जब तक भारत को एक तो फंडिंग है एंड सेकंड इज टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। ये दो चीज़ें जब तक हमें डेवलप्ड वर्ल्ड से नहीं मिलती है तब तक हम कैसे नेट ज़ीरो को अचीव कर पाएंगे। और उसके बाद COP26 में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने 2070 का आंकड़ा दिया। तो क्या इसका मतलब ये है कि बैकग्राउंड में डेवलप्ड देशों ने भारत को ये एश्योरिटी दी है कि वी विल प्रोवाइड यू फंड्स, वी विल प्रोवाइड यू टेक्नोलॉजी। ऐसा इसका एक एजम्पशन जो है वो हम लगा सकते हैं, जिसको कहते हैं, दिस इज ए प्योर एग्जांपल ऑफ रीड बिटवीन द लाइंस। दिस इज हाउ यू रीड बिटवीन द लाइंस।
एक और चीज़, पीयूष गोयल साहब ने यह भी बताया कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जो हैं या फिर जो नॉन फॉसिल फ्यूल के सोर्सेज की बात करें तो उसमें एक चीज़ आती है न्यूक्लियर एनर्जी। अब मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स इसके बारे में, कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं न्यूक्लियर फील्ड के, उनका कहना भी ये है कि न्यूक्लियर एनर्जी इज़ वेरी सेफ। कुछ पुराने, जैसे कि फुकुशिमा वाला इंसिडेंट जो हुआ था, तो ऐसी चीज़ें इसलिए भी होती है क्योंकि फुकुशिमा को अगर आज के जो लेटेस्ट रिएक्टर्स हैं उनके साथ देखें, लेटेस्ट फैसिलिटीज़ के साथ कंपेयर करें, तब पता चलता है कि जापान का फुकुशिमा वाला जो प्लांट था वो बहुत ही पुराना था। तो आज के जो प्लांट्स हैं वो काफ़ी सेफ भी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो what we can do is to get rid of or to reduce our reliance on fossil fuel energy. What we can do is we can, on one side, we can move ahead with renewable sources, कि जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा जोर दे। दूसरी तरफ स्टेबिलिटी के लिए वी कैन रिलाई ऑन न्यूक्लियर एनर्जी। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी के लिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, जिसको एनएसजी कहते हैं, एनएसजी की मेंबरशिप मिले। एनएसजी की मेंबरशिप में हमारे लिए सबसे बड़ा अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो है चाइना। चाइना ओपनली जानबूझकर भारत को एनएसजी का मेंबर होने से रोक रहा है, और एनएसजी का रूल ऐसा है कि अगर आपको किसी देश को इसमें ऐड करना है तो जितने मेंबर्स हैं सभी के सभी, आई थिंक देर आर 49 मेंबर्स, जो लेटेस्ट आंकड़ा है वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। आई थिंक इट इज़ 49 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, 49 या फिर 48 ऐसा कुछ हैं, आप देख लीजिएगा। इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत को एंट्री क्यों नहीं मिल रही है, तो उसके पीछे वन रीज़न ये है कि एक तो भारत ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन नहीं किया, एनपीटी को भारत ने साइन नहीं किया। एनपीटी यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन मीन्स के कोई भी चीज़ आपके पास है तो उसकी क्वांटिटी को ऑल ऑफ द सडन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देना, तो दैट इज़ नोन एज प्रोलिफरेशन। अब भारत ने न्यूक्लियर एनपीटी को साइन इसलिए नहीं किया है क्योंकि भारत का कहना यह है कि एक तरफ है चाइना और दूसरी तरफ है पाकिस्तान, और इन दोनों देशों के बीच में हमारा देश भारत है, और ये दोनों देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है तो हमारे पास भी होने ही चाहिए। एंड थैंक गॉड कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वरना कब तक ये दोनों देश जो हैं वो हमारे ऊपर अटैक भी कर देते। दूसरी चीज़ कि हम अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस को, अगर हम एनपीटी को साइन कर ले और उसके बाद पाकिस्तान साइन ना करे तो फिर, तो ये कुछ ऐसे प्रश्न जो हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस, वो हमने दुनिया के सामने रखे हैं। अब ये 49 मेंबर वाली जो बात है उसमें यह है कि एक भी मेंबर अगर ऐसा कहे कि भारत या फिर कोई भी नए मेंबर, कोई भी नए कैंडिडेट को मेंबरशिप नहीं देनी है, तो फिर एनएसजी जो है वो मेंबरशिप नहीं दे पाएगा। तो 100% कंसेंसस से ही जितने मेंबर्स हैं सभी के सभी मेंबर्स ये कहें यस, तभी भारत जो है वो एनएसजी का मेंबर बन सकता है। लेकिन जब तक चाइना वहाँ पर है, it's going to be very, very difficult. The promise to reduce emissions by 1 billion tons would need a reduction in India's carbon output by a massive 22% by 2030. जो हमने यहाँ पर पॉइंट देखा कि वी आर गोइंग टू गेट रिड ऑफ एमिशन बाय लाइक 1 बिलियन टन, जितना हम कम करेंगे। तो जब इतना हमें कम करना है तो इसका मतलब ये है कि 2030 तक हमें कार्बन आउटपुट जो है वो 22% जितना कम करना पड़ेगा। आज इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो रिन्यूएबल सोर्स में से हम 12%, जो टोटल हमारी एनर्जी है तो उसमें से 12% जितनी एनर्जी हम रिन्यूएबल सोर्स से पैदा करते हैं। ये धीरे धीरे करके हमें बढ़ाकर 50% तक इंक्रीज करनी होगी कि 50% हमारी एनर्जी रिन्यूएबल सोर्स से हो बाय 2030, तब जाकर हम ये टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सभी देशों को समझनी है, और आपके लिए भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इट्स नॉट ए रैट रेस। इट्स नॉट ए रैट रेस। ये कोई कंपटीशन ऐसी नहीं चल रही है कि कौन सा देश सबसे आगे जाएगा कार्बन एमिशन को कम करने में या फिर क्लाइमेट चेंज। एक भी देश ने अगर अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दिया तो बाकी के सारे देशों की मेहनत जो है उसके ऊपर पानी फिर सकता है। तो इट्स नॉट ए कंपटीशन विथ ईच अदर। ये भारत और यूएसए और चाइना और रशिया, या फिर जो भी कॉम्बिनेशंस हैं, या फिर मल्टीपल देश एक साइड, दूसरे देश दूसरी साइड, ऐसी कोई कंपटीशन नहीं चल रही है। हमारी कंपटीशन जो है, या फिर हमारा
हमारा चैलेंजर कौन है? द चैलेंजर इज टाइम। वक्त जो है वो चीज़ हमारे पास नहीं है। आई एम नॉट बीइंग फिलोसॉफिकल, आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल सेंस वक्त। क्योंकि 2030 तक, 2035 तक हमने कुछ राइट स्टेप्स जो इस दुनिया ने नहीं उठाए, तो टिपिंग पॉइंट तक हम पहुंच जाएंगे। और एक बार टिपिंग पॉइंट तक पहुंच गए या फिर उसको क्रॉस कर लिया, दैट्स इट, वी आर डन। उसके बाद चीज़ें बैक टू नॉर्मल कभी नहीं होगी। आज के लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल एंड यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ मुझे शेयर करनी है। कई बार कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो कहते हैं कि मैं इस वीडियो को या फिर जो भी दूसरे वीडियोस हैं, इट डजंट मैटर राइट, मैं तो आपके जो मुझे सही लग रहा है आई एम टेलिंग यू, फिर आप फॉलो करें ना करें दैट्स अप टू यू। कई स्टूडेंट्स वीडियो को 1.5 या 2x की स्पीड से देखते हैं, स्पीडीली चीज़ों को देखते हैं। अगर आपके पास 30-35 मिनट्स नहीं है वीडियो देखने के लिए और चीज़ें जो बताई जा रही है उसको इतनी कैपेसिटी नहीं है, इफ़ यू कैन सिट डाउन, या फिर अगर लेट्स से कि आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, इफ़ यू कैन नॉट सिट डाउन एंड यू हैव टू ट्रैवल, और ट्रैवलिंग के टाइम पर अगर आप इसको सुन रहे हैं लेट्स से, और वो अगर आप स्पीडीली सुन रहे हैं, तो देखिए वीडियो बनाने वाले व्यक्ति में या फिर जो भी करंट अफेयर उस टाइम पर न्यूज़पेपर में प्रिंट हुए हैं, उन सारी चीज़ों में कोई इश्यू नहीं है। इश्यू कहाँ पर है? आप एक हड़बड़ी में हैं, आप एक स्पीड में चल रहे हैं। आपको सारी चीज़ें जो हैं वो फास्ट फूड की तरह चाहिए कि पूरे दिन की पढ़ाई जो है अगर 2 घंटे में हो जाए तो आई वुड लव इट, बट बाकी के फ्री टाइम का आप करेंगे क्या? जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको समय देना चाहिए पढ़ाई के लिए, और पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसकी स्पीड की कोई ऐसा कोई बेंचमार्क या फिर ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि इतने घंटे के अंदर आपको इतने पेजेस पढ़ने चाहिए। वो सारी कंपटीशन के लिए अलग बात है। यू आर नॉट हियर फॉर दैट दो सॉर्ट ऑफ कंपटीशन। आप यहाँ पर इसलिए है ताकि आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझें। आप अब नहीं समझ पाएंगे या फिर अब भी हड़बड़ी करेंगे, जो स्कूल टाइम में की वही चीज़ें अब यहाँ पर करेंगे तो कुछ सालों के बाद सेम यहाँ पर ही पहुँच जाएंगे आप। तो ये जो अगर एक मौका मिल रहा है चीज़ों को समझने का, तो आराम से चीज़ों को समझिए। डोंट बी इन दैट हसल, यू नो। और मैं सिर्फ मेरे वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहे किसी भी चैनल का वीडियो आप क्यों ना देखें, अगर आपको नॉलेज चाहिए तो यू हैव टू स्टिक विद द नॉर्मल स्पीड। दूसरी बार भी देखना पड़ सकता है, तीसरी बार भी देखना पड़ सकता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। एंड इनफैक्ट इफ इट इज़ पॉसिबल तो आपको दूसरी बार भी देखना चाहिए, इफ़ इट इज़ पॉसिबल। आई एम नॉट सेइंग कि हर बार देखिए, लेकिन अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो मैं तो 5 बार उस वीडियो को देखूंगा। अगर मुझे कोई लाइन समझ में नहीं आती है तो मैं 5 बार उस लाइन को 5 नहीं 50 बार भी पढ़ने के लिए तैयार हूँ, अगर क्योंकि मुझे उस चीज़ को समझना है। तो जब भी आपको ऐसे डिफ़िकल्टी लगे, आई विल गिव यू अ हैक। ये चीज़ किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा, आई विल गिव यू अ हैक, राइट। जब भी आपको कोई डिफ़िकल्ट या फिर नया सब्जेक्ट है, नई चीज़ आपके सामने आती है, और जब आपको उस चीज़ को समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो टर्न ऑन योर लव लेटर मोड। लव लेटर मोड यानी कि उस चीज़ को अलग अलग एंगल से देखिए। लव लेटर्स आर गॉन नाउ, थोड़े आउटडेटेड हो चुके हैं, बट लव लेटर्स जो होते थे तो लोग उनको काफ़ी अलग अलग एंगल से देखते थे, बार बार उस चीज़ को पढ़ते थे और उसके फिर और डीपर मीनिंग्स उनको समझ में आते हैं। सेम थिंग यू शुड डू विद द थिंग्स दैट आर डिफिकल्ट फॉर यू टू कॉम्प्रीहेंड। उसको बार बार पढ़िए एंड यू विल फाइंड के दिस टेक्निक ऑलवेज वर्क्स। ओके, कोटा विदाउट डेटा, द हिंदू का ये आर्टिकल है। An exclusive internal quota for a single caste group was always fraught with the danger of a judicial invalidation. अगर आप किसी एक कास्ट को कोटा देंगे तो डेफिनेटली जुडिशरी इसमें आएगी और जुडिशरी इन सारी चीज़ों को हटा देगी। मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार का जो एक डिसीजन था कि वन्निया कुला क्षत्रिय कम्युनिटी और उनकी जो सबकास्ट्स हैं तो उनको 10.5% सीट देना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और जॉब्स में रिजर्वेशन देना 10.5%, तो इस चीज़ को स्ट्रक डाउन किया है। और क्यों ना करें, क्योंकि सबसे पहला पॉइंट जो
हाई कोर्ट ने उठाया है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन 102nd अमेंडमेंट को अगर आप देखें तो किसके पास ये अधिकार है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी बैकवर्ड क्लास में है या नहीं, इस चीज़ को तय करने का अधिकार जो है वो प्रेसिडेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है, तो दिस इटसेल्फ, यही चीज़ जो है वो इस पर्टिकुलर लॉ को या फिर इस डिसीजन को रिजेक्ट कर देती है। द बेंच ऑफ जस्टिसेस एम दुराईस्वामी एंड के मुराली शंकर also ruled that identifying one caste as a separate group for creating an exclusive quota without any quantifiable data on its backwardness relative to others amounted to giving reservations already on the basis of caste and therefore impermissible under the constitution. अगर आप किसी एक कास्ट को पकड़ लेते हैं और उस एक कास्ट को आप रिजर्वेशन देने की बात करें या फिर रिजर्वेशन दे देते हैं विदाउट एक्सक्लूसिव, विदाउट एनी क्वांटिफाइबल डेटा, कोई डेटा आपके पास ऐसा नहीं है, क्वांटिफाइबल डेटा जिस डेटा के ऊपर हम रिलाय कर सके, ऐसा डेटा आपके पास नहीं है और आप ऐसे ही एक कास्ट को रिजर्वेशन दे देते हैं, चाहे कोई भी कास्ट क्यों ना हो, XYZ ABC, कोई भी कास्ट, डेटा के बिना अगर आप देते हैं तो इसका मतलब यह है कि यह डिसीजन जो है ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है, ये एक स्टैटिस्टिकल या फिर लॉजिकल डिसीजन नहीं है। दूसरी चीज, जब आप एक कास्ट को ये रिजर्वेशन दे देते हैं तो बाकी की जो कास्ट है उनका क्या होगा, ये एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकारों को ये कह दिया है और कहा भी है इससे पहले भी, और बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जब भी रिजर्वेशन देने की बात करें तो इट शुड बी बेस्ड ऑन क्वांटिफाइबल डेटा। आपके पास प्रॉपर डेटा होना चाहिए, क्रेडिबल डेटा होना चाहिए जिसके ऊपर रिलाय किया जा सके। डेटा कलेक्शन की प्रोसेस जो है वो थरो और क्लीन होनी चाहिए। अगर आपके पास राइट इंफॉर्मेशन, राइट डेटा नहीं होगा तो फिर आप राइट डिसीजन जो है वो कैसे ले पाएंगे, सिंपल इज दैट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, boom or not to boom, टाइम्स ऑफ इंडिया 26 अक्टूबर 2021 की बात है। बंगाल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने यह डिसीजन लिया है कि सभी प्रकार के फायर क्रैकर्स जो हैं उनको बैन किया जाएगा एक्सेप्ट ग्रीन क्रैकर्स। जो ग्रीन फायर क्रैकर्स हैं उनको अलाउड किया जाएगा, लेकिन बाकी के जो हैं नॉन ग्रीन फायर क्रैकर्स आर नॉट अलाउड। और ग्रीन क्रैकर्स जो हैं उनको फोड़ने का टाइम कब है, 8 PM से लेकर 10 PM तक, और वो भी सिर्फ दिवाली के दिन पर, उससे पहले नहीं। ऐसा डिसीजन बंगाल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने लिया। क्वेश्चन नंबर 1, अगर एक छोटा सा बच्चा जो है वो नॉन ग्रीन क्रैकर भी उसके पास लास्ट ईयर के पड़े हैं, वो अपने जो जिस गली में वो रहता है, जिस एरिया में रहता है, वहाँ पर वो अगर ऐसे 10-15 बच्चे जो हैं वो ऐसे पुराने पटाखे जो हैं वो फोड़ रहे हैं, तो क्या कोई उनको रोक पाएगा? क्या हमारे पास वो टूल है, क्या हमारे पास वो कैपेसिटी है कि हम उनको रोक पाए? द आंसर इज नो। अब ये डिसीजन लिया 26 अक्टूबर को, फिर 1 नवंबर की बात है, कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक स्टैंड लिया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह बताया कि इट इज प्रैक्टिकली डिफिकल्ट या फिर प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल के डिस्टिंग्विश करे कि कौन सा क्रैकर ग्रीन है, कौन सा क्रैकर ग्रीन नहीं है। तो इट्स बेस्ट इज द इजीएस्ट वे इज कि सभी प्रकार के फायर क्रैकर्स जो हैं वो बैन हैं। आप फायर क्रैकर्स जो हैं उनका इस्तेमाल दिवाली के टाइम पर नहीं कर सकते। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास ये मैटर जाती है और सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को ये कहा कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है ये ऑर्डर सेट असाइड किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि एनजीटी ने और सुप्रीम कोर्ट का जो पहले का वाला ऑर्डर है तो कंप्लीट बैन नहीं है, लेकिन अगर एयर क्वालिटी इतनी ख़राब नहीं है तो ग्रीन क्रैकर्स जो हैं वो तो अलाउ करने ही पड़ेंगे। एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो फिर आप ग्रीन क्रैकर्स को भी बंद कर सकते हैं, वरना ग्रीन क्रैकर्स शुड बी अलाउड। सबसे बड़ा जो पॉइंट यहाँ पर मिस हो गया अगेन इज़ कि ये 2 घंटे का जो टाइम दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी बैन्स लगाए थे पूरे देश में, लेकिन धड़ाधड़ पटाखे जो हैं उसको फोड़े गए और पूरे देश में वो चलता, दिल्ली में भी वो चलता रहा, हर कोई जो है वो फायर क्रैकर्स को। तो प्रैक्टिकली हमारे पास वो चीज़ ही नहीं है कि हम फायर क्रैकर्स को स्टॉप कर सकें। सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट सेंटर्ड अराउंड एयर क्वालिटी बैग्स द क्वेश्चन विच स्टेट्स हैव द कैपेसिटी टू एनफोर्स कॉम्प्लिकेटेड कंडीशनल क्रैकर बैन्स। किस कैपेसिटी, किस सिटी के पास ये कैपेसिटी है? तो इसका सॉल्यूशन क्या कोई है? हाँ, एक सॉल्यूशन है।
बहुत सारे देश जैसे कि चाइना में और दूसरे ऐसे एशियन कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी ये होता है कि ये फायर क्रैकर इवेंट जो है ये कम्युनिटी इवेंट होता है, ये पर्सनल इंडिविजुअल इवेंट नहीं होता है। यानी कि आपकी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल सरकार जो है, वो फायर क्रैकर शो रखती है और फिर उस सिटी वाले लोग जो हैं वहाँ पर जाते हैं, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, कि वो यहाँ पर फायर क्रैकर का शो देखने के लिए जाएंगे। यू कैन सी इट फ्रॉम एनीवेयर ऑफ कोर्स इन द सिटी, लेकिन वहाँ पर थोड़े नज़दीक जाकर भी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार के शोज़ ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं। तो वी कैन डू समथिंग लाइक इट। ना भारत में एक लंबे समय से हमारी आदत तो ये है कि मुझे जो पसंद है वही पटाखे मैं फोड़ूंगा। तो ये चीज़ें हैं, छोटे बच्चों को भी फायर क्रैकर्स पसंद है तो फुलझड़ियाँ और ये सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें आपको उनको ख़रीद कर देनी पड़ेगी। बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं वो एक सिटी जो है वो सेलिब्रेट कर सकता है या फिर लोकल गवर्नमेंट सेलिब्रेट कर सकती है। तो ऐसा किया जा सकता है। इट इज़ ए फन टू बी ऑनेस्ट, राइट। एक प्रैक्टिकल जो मेरा अनुभव है उससे मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप इस प्रकार के फायर शो में जाते हैं, फायर वर्क शो में जाते हैं, तो मज़ा आता है। इट्स लाइक यू नो एक बड़े से फेस्टिवल में, जैसे एक मेले में जाते हैं, उस प्रकार का माहौल होता है यहाँ पर। तो इट्स फन टू बी ऑनेस्ट, एक नया एक्सपीरियंस है। टेक्नोलॉजी भी इसका सॉल्यूशन हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक क्रैकर्स, ई क्रैकर्स जो हैं, इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो जो कोर्ट्स नहीं कर पाती, सरकार नहीं कर पाती, आई थिंक टेक्नोलॉजी हमारी इस चीज़ को अचीव करने में मदद कर सकती है। तो वी शुड थिंक अबाउट ई क्रैकर्स डूइंग द राइट थिंग फॉर कोवैक्सीन। इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल है। विवेक देब्रोई साहब ने इस आर्टिकल को लिखा, उनके साथ एक को ऑथर भी हैं, को राइटर भी हैं, बट मुझे विवेक देब्रोई साहब का नाम याद रहा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो टेक्निकली एडवाइजरी ग्रुप है, इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग की मीटिंग होगी आज और तय किया जाएगा कि कोविड-19 वैक्सीन हमारे देश की जो है, जिसका नाम है कोवैक्सीन, तो कोवैक्सीन को क्या ग्रीन सिग्नल मिलेगा नहीं मिलेगा वो आज तय होगा। अब भारत बायोटेक की ये जो कोवैक्सीन है वो हमारे देश में इसका इस्तेमाल हुआ, दुनिया के दूसरे देशों में इसको सप्लाई कर रहे हैं एंड इट्स वर्किंग वेरी वेल, बट स्टिल आज भी इसको EUL ऑथोराइजेशन जो है वो नहीं मिला है। तो क्यों नहीं मिला है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे सामने हैं। बहुत सारी ऐसी वैक्सीन्स हैं, फाइज़र, मॉडर्ना, जॉनसन, फिर ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका, जो ये कोविशील्ड है, हमारे यहाँ पर इसका नाम कोविशील्ड है, दूसरे देश में यूके में इसका नाम कुछ अलग है, सिनोफार्म, सिनोवैक, ये सारी वैक्सीन्स को EUL ऑथोराइजेशन मिल चुका है। तो भारत की जो भारत बायोटेक की ये कोवैक्सीन है, इसको क्यों नहीं? क्योंकि अगर कुछ डिसीजंस को देखें तो लगता है कि अलग अलग देशों को अलग अलग प्रकार की ट्रीटमेंट जो है वो यहाँ पर मिल रही है। सी चाइना की जो वैक्सीन है, अब पेरू में एक स्टडी की गई थी पेरू मिनिस्ट्री के द्वारा, हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, और पता चला कि सिनोफार्म की जो 2 वैक्सीन हैं, इनको सिर्फ 2 शॉट्स अगर आप लगाते हैं तो एफिकेसी सिर्फ 50.4% है। EUL असेसमेंट के लिए क्वालिफाई होने के लिए आपकी वैक्सीन जो है वो 50% हो, तो 50 से जस्ट 0.% ज़्यादा है, लेकिन इसको ग्रीन सिग्नल मिल गया है। ब्राज़ील में 3rd फेज ट्रायल जब किए गए तब पता चला कि चाइना की ये जो वैक्सीन है, सिनोवैक की वैक्सीन, तो इसकी एफिकेसी है 50.7%। और अभी जो लेटेस्ट खबरें आ रही है वो ये है कि चाइना में फिर से केसेस जो हैं वो काफ़ी बढ़ने लगे हैं। तो ऐसी वैक्सीन्स को अप्रूवल मिल जाती है और हमारे देश की जो ये वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है, एफिकेसी काफ़ी अच्छी है, और फिर भी EU असेसमेंट प्रोसेस जो है उसमें इतना ज़्यादा वक्त क्यों लग रहा है? एक ये भी आर्ग्यूमेंट है कि कॉम्पिटिटर्स जो हैं, मीन्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो कोई और एक कॉम्पिटिटर जो है वो इसमें नहीं चाहते। लेकिन लेट्स होप कि ऐसा ना हो। लेट्स होप कि ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज इस EUL के डिसीजन को अफेक्ट ना कर रही हो या फिर अपने कंट्रोल में ना रख रही हो, क्योंकि दैट विल बी बैड फॉर द डेवलपिंग देश। जो बहुत सारे अफ्रीका के देश है, कुछ दूसरे ऐसे गरीब देश हैं, उनके पास ऐसी कैपेसिटी नहीं है, तो वी हैव टू सप्लाई दिस टू देम। और ये पूरी दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हम वो सप्लाई टाइम पर नहीं करेंगे और इसको ये जो कोरोना वायरस है उसको कंट्रोल में नहीं रखा जाएगा, तो फिर इसके नए वर्जन्स आएंगे और ऐसा भी वर्जन आ सकता है, ऐसा वेरिएंट आ सकता है जो अभी तक की जितनी भी वैक्सीन्स हैं उसको बाईपास करके हमारी हालत ख़राब कर दे। उस टाइम पर हम क्या करेंगे? तो कोविड इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर सून। वी हैव टू टेक ए स्टैंड टुगेदर। वी हैव टू मेक श्योर कि जो अच्छी वैक्सीन्स हैं उनको EUL ऑथोराइजेशन मिले। और जब
इसका फ़ायदा भी ये है कि जब EUL ऑथोराइजेशन मिल जाता है तब हमारे देश, ये लेट्स से कि किसी ने कोवैक्सीन ली है तो वो क्वारंटीन उनको नहीं होना पड़ेगा, वो दुनिया के दूसरे देशों में आ जा सकते हैं। और जब अप्रूवल मिलेगा तो भारत की जो फार्मास्यूटिकल प्रोग्रेस है, फार्मास्यूटिकल ताकत है, उसको भी एक प्रकार का रिकॉग्निशन मिल जाएगा। तो दुनिया की भलाई के लिए भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसी जितनी भी वैक्सीन जिनकी एफिकेसी अच्छी है, इनको राइट टाइम पर जल्द से जल्द अप्रूवल मिल जाए। और फिर ऐसी सिचुएशन, ये सप्लाई चेन में इश्यूज जैसे कि 30 से 50 मिलियन डोजेस जो हैं वो जॉनसन एंड जॉनसन की फैसिलिटीज़ में बाल्टीमोर USA में जो है वहाँ पर आइडल पड़े हैं, ऐसे ही पड़े हैं, स्टोरेज में हैं। और दुनिया के बहुत सारे देश हैं जहाँ पर वैक्सीन नहीं पहुँची है, तो इस प्रोसेस को थोड़ा फास्ट करने की आवश्यकता है। फिर जो कोवैक्स प्रोग्राम है, कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस, इस प्रोग्राम में अगर हमें हमारी कोवैक्सीन को भेजनी है तो उसके लिए भी EUL का अप्रूवल जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो इसकी कुछ प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस हैं इस अप्रूवल के। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। कल जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ये है आपके लिए एक नया प्रश्न। एंड अगेन राइट, मेक द मोस्ट आउट ऑफ द स्मार्ट कोर्स। घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं, यू डोंट हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर होम, कहीं पर से भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट दिस स्मार्ट कोर्स। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड आई विल सी यू टुमारो एज अर्ली एज पॉसिबल। एक और चीज़, अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो रेगुलर स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू, अभी आप देख रहे होंगे कि कुछ दिनों से 8 AM वाला जो टाइम है वो अचीव नहीं हो पा रहा। ऐसा नहीं है। द थिंग इज़, सी फेस्टिवल सीजन्स आर ऑन, दिवाली का टाइम है, लेट नाइट्स एंड ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो उस वजह से हाफ एन आवर 1 आवर जितना थोड़ा लेट अभी मैं चल रहा हूँ। एंड आई एम ऑल्सो ट्रैवलिंग ए बिट, तो मेक श्योर के मीन्स थोड़ा आप मेरे साथ कोऑपरेट कीजिएगा। एज सुन एज दिस फेस्टिवल्स आर ओवर, उसके बाद विल बी बैक टू नॉर्मल। 8 AM राइट, 8 AM जो है वो आपको ये लेक्चर मिल जाए। आई ट्राई कि मैं आपको 8 AM तक पहुंचा दूं, लेकिन प्लस माइनस थोड़ा बहुत जो है वो आने वाले 1 हफ्ते तक हो सकता है, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज़। उसके बाद विल बी बैक टू नॉर्मल। एनीवे, एन्जॉय योर डे, कीप स्माइलिंग एंड थिंक अबाउट द मिरेकल जो कल हुआ था, या फिर आज आपके दिन में, आज के दिन में अगर कोई मिरेकल हो रहे हैं तो उनको ऑब्जर्व कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद।